नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच जम्मू एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। ये धमाका जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी क्षेत्र के अंदर हुआ है। इस धमाके में अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। एयरपोर्ट में ब्लास्ट की आवाज से वहां दहशत फैल गई। खबर मिलने के बाद पुलिस टीम वहां पहुंची है तो फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। तो 2 कम तीव्रता के ब्लास्ट हुए हैं, ये बात आ रही है AF की तरफ से, और ब्लास्ट में कोई नुकसान नहीं। करने दो इनको, क्या करना हमने। हम इस वक्त जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं यही जम्मू का जो एयरफोर्स स्टेशन है, टेक्निकल एयरपोर्ट है जम्मू का। बिल्कुल जो सिविल एयरपोर्ट है उसके पास ही है ये जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट। और आप देख सकते हैं यही जो एरिया है, मैं आपको बता दूं, इसी टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर रात को कहा जा रहा है, जो आर्मी ने भी पुष्टि जिसकी की है कि ब्लास्ट हुआ है। वहाँ पे आर्मी का कहना है कि सिर्फ एक ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट में किसी की भी इंजरी नहीं हुई। हालांकि उनका ये भी कहना है कि माइनर इंजरीज हुई हैं। और उसके बाद जो है पूरे एरिया को खंगाला गया, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और यहाँ पे जो फॉरेंसिक टीम्स है वो पहुंची। फिर जब ये ब्लास्ट हुआ तकरीबन 1 से तकरीबन 2 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है। और जो आर्मी का कहना है कि उसके बाद जो फॉरेंसिक टीम्स है यहाँ पे पहुंची है और जितनी भी बाकी एजेंसीज हैं सुरक्षा बलों के, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और अंदर जो टेक्निकल एयरपोर्ट में अभी भी वहाँ पे सर्च चल रहा है और वो ये देखा जा रहा है कि क्या कोई टेरर एंगल तो नहीं है, आतंकवादी को जो टेरर है कोई कनेक्शन तो नहीं इसमें। जो अपुष्ट समाचार हैं उसके मुताबिक, जिसकी ऑफिशियली जो कोई पुष्टि नहीं हुई है, उसमें कहा जा रहा है कि 1 नहीं 2 ब्लास्ट हुए हैं और 2 इसमें घायल हुए। लेकिन इसकी आर्मी ने पुष्टि नहीं की है। आर्मी का कहना सिर्फ 1 ब्लास्ट हुआ रात को। इसी बीच मैं आपको बता दूं, नरवाल एरिया है जम्मू में, वहाँ पे भी जो है 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे तकरीबन 5 किलो आईडी जो है बरामद किया गया है, रिकवर किया गया है। तो कुल मिला के इस वक्त ये जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी जो है सर्च जो आर्मी और फॉरेंसिक टीम्स की जो टुकड़ियां हैं वो अंदर हैं और बराबर लगातार चल रहा है। उसके बाद जो पूरे एरिया जो जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जहाँ जहाँ पे भी जो एयरपोर्ट है, सिविल एयरपोर्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल साथ में ही, वहाँ पे भी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और इसी के साथ जो बाकी एरियाज़ में हैं, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल है और बाकी एरिया जो है वहाँ पे भी जो है उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और सर्च किया जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आतंकवादियों ने जो है एक बड़े प्लान के तहत इस चीज़ों को अंजाम दिया हो। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया है, बहुत सिक्योर्ड एरिया है ये जम्मू एयरपोर्ट। तो इसलिए अभी ये बताना मुश्किल है कि आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों ये ब्लास्ट हुआ है, क्या वजह है, क्या कोई टेरर एंगल तो नहीं है। लेकिन इसका अभी पूरा पता नहीं चला है। लेकिन फ़िलहाल जो इस पर इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, पूरा जो सुरक्षा एजेंसियाँ उस पर देखेंगी और उसके बाद ही ये पता चल जाएगा कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे कौन है, क्या रीज़न है और क्यों ये ब्लास्ट हुआ, उसमें कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 एयरपोर्ट जम्मू। उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। जिलों से भी नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के सैंपल लिए जाएंगे। डेल्टा प्लस प्रभावी क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाएगी। प्लस पर यूपी के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। CM योगी ने KGMU और BHU में सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दूसरे कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने से CM ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए आधिकारिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए KGMU और BHU में सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए आला अधिकारियों को। साल 2021 की शुरुआत में ही सरकार ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के KGMU में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच को शुरू करने का फैसला लिया था।
अलाउद्दीन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, हम बार बार अलर्ट सुन रहे हैं और जब हम प्रदेश में देख रहे हैं तो एक्सरसाइज अब इलेक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या है सरकार का प्लान, क्या तैयारी की गई है? अलाउद्दीन जी, देखिए, सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से पुख्ता है, क्योंकि पहली और दूसरी जो लहर थी उसके बाद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत शानदार तैयार कर लिया गया। बिला शक शुबा थोड़ी सी परेशानी पिछली लहर में और उससे पहले 2020 के दौरान आई थी, लेकिन काम करने के तरीक़ेकार के बाद राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं उसमें न सिर्फ लखनऊ में बल्कि सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में न सिर्फ बेड सुरक्षित हैं, बल्कि तमाम लोगों को ट्रेनिंग, यानी जो मास्टर ट्रेनर दिल्ली से आए थे उस ट्रेनिंग के बाद लखनऊ के लोगों ने ट्रेनिंग ली है और अब जिलों में ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई 15 तक तमाम लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाएगी और ख़ासतौर से जीनोम सीक्वेंसिंग का जो पूरा मामला है उसमें CDRI लखनऊ का जो कैंप ऑफिस है वहाँ पर भी मशीन मंगा ली गई है। इससे पहले 3 जगहों पर देश में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम होता था, पुणे में, दिल्ली में और हैदराबाद में। जो लखनऊ के सैंपल हैं या उत्तर प्रदेश के जो सैंपल हैं वो दिल्ली जाया करते थे, लेकिन अब इस सुविधा लखनऊ में भी आ गई है CDRI में 3 दिन पहले। और कल से राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक प्राइवेट संस्था के एजेंसी के कोलैबोरेशन के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू हो गया है। हालांकि सरकार इससे पहले भी 10% सैंपल्स को भेजा करती थी। ऐसा नहीं है, जो लोग कोविड पॉजिटिव अप्रैल के महीने में, मई के महीने में मिले हैं उसमें से 10% सैंपल तब भी भेजा जाता था, लेकिन अब जबकि केसेस देश के कई राज्यों में बढ़े हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पहले से सजग दिखाई दे रही है और ज़्यादातर जगहों से जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के सैंपल CDRI लखनऊ और जो नई एजेंसी हायर की गई है जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रही है वहाँ पर सैंपल भेजे जा रहे हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि सितंबर में तीसरी लहर की आशंका है, तो ऐसे में तमाम तैयारियां 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएं। और फिलहाल जिस तरह का रोड मैप राज्य सरकार ने बनाया उससे लगता है कि जुलाई के लास्ट और अगस्त तक तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हो जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तैयार है सरकार, अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम 2014 से लगातार जारी है। आज पीएम जो है मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर बात कर सकते हैं। संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करेगी बीजेपी। पीएम के मन की बात वाले दिन बैठक भी है। कार्यकर्ता करेंगे अपने अपने बूथ पर बैठक, लोगों की समस्याओं को भी सुना जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए बाकायदा स्ट्रैटेजी भी बना ली है। अनूप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, बीजेपी एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, ये नई स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, ये बताइएगा। देखिए, आपको बता दूं कि कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना और संगठन को मजबूत करना इस कार्यक्रम का मेन एजेंडा है। और आपने देखा जिस तरीके से 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते आए हैं और उस कार्यक्रम के जरिए पहले से ही कार्यकर्ता एक साथ जुटते रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है कि मन की बात भी कार्यकर्ता सुने और उसके बाद एक बैठक करें, क्योंकि मन की बात हर महीने होती है। तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम हो जाएगा वो एक मासिक बैठक की तरह हो जाएगा और चूंकि लोग बूथ में इकट्ठा होते हैं तो ऐसे में ये कार्यक्रम की अहमियत और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जेपी नड्डा ने कहा है कि हर महीने जब मन की कार्यक्रम हो तो किसी एक कार्यकर्ता को आइडेंटिफाई करें, वहां पर लोग उनके घर जाएं, वहां जुटें और फिर वहीं पे एक बैठक करें। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति संगठन को किस तरह से मजबूत की जाए उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना से जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं के परिजनों को बीजेपी सांत्वना देने का अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र लिखकर कार्यकर्ताओं के परिजनों को सांत्वना दी है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत प्रदेश सरकार के मंत्री भी कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना से निधन होने वाले में शामिल लखनऊ निवासी प्रदीप भार्गव, कासीगंज निवासी पुणेंद्र प्रताप सिंह,
झांसी की रहने वाली प्रियंका सोनी और कानपुर निवासी सौरभ वाजपेयी समेत सभी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को पत्र लिखा और अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पार्टी और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उनकी तारीफ की और अपनी संवेदना व्यक्त की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गठबंधन को लेकर आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए। मायावती ने ट्वीट करते हुए स्पष्ट कर दिया कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की खबरों को पूरी तरह से खारिज करती है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीएसपी मिलकर लड़ेंगे। ये खबर गलत है। पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पवन, लगातार ये चर्चाएं थी लेकिन ट्वीट के जरिए अब इस पे फुल स्टॉप लगा दिया गया है। देखिए जीनत, जिस तरह से लगातार बहुत सारी खबरें आ रही थी कि बसपा जो है वो कई सारे दलों के साथ संपर्क में है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वो गठबंधन में जा सकती है, उस पूरी खबरों पर आज मायावती ने सुबह बिल्कुल विराम लगा दिया और उन्होंने साफ कर दिया है कि पंजाब को छोड़कर, क्योंकि पंजाब में वो शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी हैं, पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें या किसी भी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल के शुरुआत में, उसमें वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ चुनाव से पहले किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से तमाम तो अभी तो शुरुआत है, चर्चाएं अभी अलग अलग छोटी पार्टियों के साथ भी हो सकती हैं और फिर इस तरह के ट्वीट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए लोग अक्सर तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। कुछ ऐसा ही मामला चंदौली से भी सामने आता है, जहां एक पूर्व प्रधान ने मौजूदा प्रधान को मारने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। तंत्र मंत्र के जरिए रची मौत की साजिश। प्रधान को अस्पताल में पहुंचाया अंतिम संस्कार का सामान। मौजूदा प्रधान को मारने की थी कोशिश। अंधविश्वास की हदें भी की पार। सुनने में आपको यह किसी सीरियल की कहानी लग सकती है, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है। इस तकनीकी युग में जहां एक तरफ लोग विज्ञान का सहारा लेकर चांद तक पहुंच गए हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी अपने कामों को पूरा कराने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने से नहीं चूकते। ये कहानी है चंदौली के धीना थाना क्षेत्र के मझू गांव की, जहां एक पूर्व प्रधान ने मौजूदा प्रधान को मारने के लिए उसके घर अंतिम संस्कार का सामान भेज दिया। अभी चुनाव हार गए हैं, उनको क्या है, दिमाग उनका बौखला गया है, क्या हो गया है, या कोई टोटका कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी मैं धीना यशो से मेरी बात हुई है, वो मौके पर जा रहे हैं क्योंकि पूरे गांव वाले पूर्व प्रधान का घर को घेर लिए हैं। मैं कई लोग हमसे फ़ोन किए, लेकिन मैंने उनको समझाया कि आप एकदम संयम से काम लीजिए, पुलिस जा रही है। और मेरा यही मानना है कि ऐसे लोगों के ऊपर केस होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए ताकि दोबारा कोई दूसरा गलती न करे। प्रधान अनुसुईया देवी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थी। इसी दौरान पूर्व प्रधान के पति उमाशंकर सिंह ने अंतिम संस्कार में इस्तेमाल में लाया जाने वाला सारा सामान, चारपाई, कपड़े, मिठाई, फल समेत महिलाओं का कफन अस्पताल में पहुंचा दिया, जिसके बाद से प्रधान के घर पर भय का माहौल है। तो वहीं ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीण पूर्व प्रधान को मौके पर बुलाकर इस तांत्रिक क्रिया को खत्म कर सामान ले जाने की मांग कर रहे हैं। प्रधान जी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। और पूर्व प्रधान को पता नहीं इतना जल्दी क्यों है, वो पूरा सामान, टिकुली, बिंदी, मिठाई, केला, फूल, माला और पूरा जो एक सुहागिन औरत जब मरती है तो उसके लिए जो सामान लगता है वो पूरी की पूरी सामान वो भेजने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया। घटना के बाद से पूर्व प्रधान का पति घर से फरार है, जिसको फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी की रिपोर्ट। आप सभी का। पावर सेक्टर में देश की अग्रणी कंपनी मेधज इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी ने अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया है। लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कंपनी पावर सेक्टर के साथ वाटर, आईटी और रोड सेक्टर में कंसल्टेंसी का काम करती है। कंपनी 22 राज्यों में कंसल्टेंट का काम कर रही है। मेधज टेक्नोस्कोप प्राइवेट लिमिटेड में 2000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
हम लोग पावर सेक्टर और वाटर सेक्टर में कंसल्टेंट हैं, रोड में भी कंसल्टेंसी करते हैं, आईटी सेक्टर में भी। हम लोग यूपी की प्राइमरी कंपनी हैं और 22 से ज़्यादा राज्यों में हमारी प्रेजेंस है। 2000 से ज़्यादा हम लोग मेधस कंपनी में लोग काम करते हैं। हम इस समाज में, प्रदेश में, देश में वो काम करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए सहायक हो, और अपने काम को ईमानदारी से करना हमारा सर्वोत्तम। एक छोटा सा